अमिताभ बच्चन, भारतीय फिल्म अभिनेता। अमिताभ बच्चन जन्म 11 अक्टूबर 1942, भारतीय फिल्म जगत बॉलीवुड के अभिनेता और प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व बन गए। अमिताभ ने अपने करियर में अनेक पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्मफेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर अवार्ड का रिकॉर्ड है। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टीवी प्रस्तोता और भारतीय संसद के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में 1984 से 1987 तक भूमिका निभाई है। भारतीय टीवी का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में कई वर्षों से मेजबान की भूमिका भी ये निभाते आए हैं। इस शो में उनके द्वारा किया गया देवियों और सज्जनों संबोधन बहुचर्चित रहा। सामान्य तथ्य अमिताभ बच्चन जन्म। अमिताभ बच्चन का विवाह अभिनेत्री जया भादुड़ी से हुआ और इनकी 2 संतानें हैं, श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिनका विवाह पूर्व विश्व सुंदरी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से हुआ है। बच्चन पोलियो उन्मूलन अभियान के बाद अब तंबाकू निषेध परियोजना पर काम करेंगे। अमिताभ बच्चन को अप्रैल 2005 में HIV और पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ के द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। आरंभिक जीवन। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, कायस्थ परिवार में जन्मे अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जबकि उनकी मां तेजी बच्चन अविभाजित भारत के कराची शहर से संबंध रखती थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। आरंभ में अमित जी का नाम इनकलाब रखा गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रयोग किए गए प्रेरक वाक्यांश इनकलाब जिंदाबाद से लिया गया था। लेकिन बाद में प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने इनका नाम अमिताभ रखा। अमिताभ का अर्थ है शाश्वत प्रकाश। यद्यपि इनका उपनाम श्रीवास्तव था व वो कायस्थ जाति से संबंध रखते हैं, फिर भी इनके पिता ने इस उपनाम को अपने कृतियों को प्रकाशित करने वाले बच्चन नाम से उद्धृत किया। यह उनका उपनाम ही है जिसके साथ उन्होंने फिल्मों में एवं सभी सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया। अब यह उनके परिवार के समस्त सदस्यों का उपनाम बन गया है। अमिताभ हरिवंश राय बच्चन के 2 बेटों में सबसे बड़े हैं। उनके दूसरे बेटे का नाम अजिताभ है। इनकी माता तेजी बच्चन की थिएटर में गहरी रुचि थी और उन्हें फिल्म में रोल की पेशकश भी की गई थी, किंतु इन्होंने गृहिणी बनना ही पसंद किया। अमिताभ के करियर के चुनाव में इनकी माता का भी कुछ योगदान था, क्योंकि वे हमेशा इस बात पर भी जोर देती थी कि उन्हें सेंटर स्टेज को अपना करियर बनाना चाहिए। बच्चन के पिता का देहांत 2003 में हो गया था, जबकि उनकी माता की मृत्यु 21 दिसंबर 2007 को हुई थी। बच्चन ने 2 बार M.A. की उपाधि ग्रहण की है। मास्टर ऑफ आर्ट्स स्नातकोत्तर इन्होंने इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल BHS तथा उसके बाद नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की, जहां कला संकाय में प्रवेश दिलाया गया। अमिताभ बाद में अध्ययन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज चले गए, जहां इन्होंने विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी आयु के 20 के दशक में बच्चन ने अभिनय में अपना करियर आजमाने के लिए कोलकाता की एक शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी छोड़ दी। 3 जून 1973 को इन्होंने बंगाली संस्कार के अनुसार अभिनेत्री जया भादुड़ी से विवाह कर लिया। इस दंपति को 2 बच्चों, बेटी श्वेता और पुत्र अभिषेक पैदा हुए। करियर। आरंभिक कार्य 1969-1972। युवा अमिताभ ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म साथ हिंदुस्तानी के साथ कलाकारों में एक कलाकार के रूप में की। उत्पल दत्त, मधु और जलाल आगा जैसे कलाकारों के साथ अभिनय करके फिल्म ने वित्तीय सफलता प्राप्त नहीं की, पर बच्चन ने अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार जीता। इस सफल व्यावसायिक और समीक्षित फिल्म के बाद उनकी एक और आनंद 1971 नामक फिल्म आई, जिसमें उन्होंने उस समय के लोकप्रिय कलाकार राजेश खन्ना के साथ काम किया।
डॉक्टर भास्कर बैनर्जी की भूमिका करने वाले बच्चन ने कैंसर के एक रोगी का उपचार किया, जिसमें उनके पास जीवन के प्रति बेवकूफ़ी और देश की वास्तविकता के प्रति उसके दृष्टिकोण के कारण उसे अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद अमिताभ ने 1971 में बनी परवाना में एक मायूस प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसमें इसके साथी कलाकारों में नवीन निश्चल, योगिता बाली और ओम प्रकाश थे और इन्हें खलनायक के रूप में फिल्माना अपने आप में बहुत कम देखने को मिलने जैसी भूमिका थी। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं हो पाई, जिनमें रेशमा और शेरा भी शामिल थी, और उन दिनों इन्होंने गुड्डी फिल्म में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी। इनके साथ इनकी पत्नी जया भादुरी के साथ धर्मेंद्र भी थे। अपनी जबरदस्त आवाज के लिए जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के प्रारंभ में ही उन्होंने बावर्ची फिल्म के कुछ भाग का बाद में वर्णन किया। 1972 में निर्देशित एस रामनाथन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में भूमिका निभाई। इन्होंने अरुणा ईरानी, महमूद अनवर अली और नासिर हुसैन जैसे कलाकारों के साथ कार्य किया है। अपने संघर्ष के दिनों में वे 7 वर्ष की लंबी अवधि तक अभिनेता, निर्देशक एवं हास्य अभिनय के बादशाह महमूद साहब के घर में रुके रहे। तथ्य वांछित स्टारडम की ओर उत्थान 1973-1983। 1973 में जब प्रकाश मेहरा ने इन्हें अपनी फिल्म जंजीर 1973 में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका के रूप में अवसर दिया, तो यहीं से इनके करियर में प्रगति का नया मोड़ आया। यह फिल्म इससे पूर्व के रोमांस भरे सार के प्रति कटाक्ष था, जिसने अमिताभ बच्चन को एक नई भूमिका एंग्री यंगमैन में देखा, जो बॉलीवुड के एक्शन हीरो बन गए थे। यही वह प्रतिष्ठा थी जिसे बाद में इन्हें अपनी फिल्मों में हासिल करते हुए उसका अनुसरण करना था। बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने वाले एक जबरदस्त अभिनेता के रूप में यह उनकी पहली फिल्म थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए मनोनीत करवाया। 1973 ही वह साल था जब इन्होंने 3 जून को जया से विवाह किया, और इसी समय ये दोनों न केवल जंजीर में बल्कि एक साथ कई फिल्मों में दिखाई दिए, जैसे अभिमान, जो इनकी शादी के केवल 1 मास बाद ही रिलीज हो गई थी। बाद में ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन तथा बीरेश चटर्जी द्वारा लिखित नमक हराम फिल्म में विक्रम की भूमिका मिली, जिसमें दोस्ती के सार को प्रदर्शित किया गया था। राजेश खन्ना और रेखा के विपरीत इनकी सहायक भूमिका में इन्हें बेहद सराहा गया और इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्मफेयर पुरस्कार दिया गया। 1974 की सबसे बड़ी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में सहायक कलाकार की भूमिका करने के बाद बच्चन ने बहुत सी फिल्मों में कई बार मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई, जैसे कुंवारा बाप और दोस्त, मनोज कुमार द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म, जिसमें दमन और वित्तीय एवं भावनात्मक संघर्षों के समक्ष भी ईमानदारी का चित्रण किया गया था। वास्तव में आलोचकों एवं व्यापार की दृष्टि से एक सफल फिल्म थी, और इसमें सह कलाकार की भूमिका में अमिताभ के साथी के रूप में मनोज कुमार स्वयं और शशि कपूर एवं जीनत अमान थीं। बच्चन ने 6 दिसंबर 1974 की बॉलीवुड की फिल्में 1974 को रिलीज मजबूर फिल्म में अग्रणी भूमिका निभाई। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म जिगजैग की नकल कर बनाई थी, जिसमें जॉर्ज कैनेडी अभिनेता थे, किंतु बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास नहीं कर सकी, और 1975 में इन्होंने हास्य फिल्म चुपके चुपके से लेकर अपराध पर बनी फिल्म फरार और रोमांस फिल्म मिली में अपने अभिनय के जौहर दिखाए। तथापि 1975 का वर्ष ऐसा वर्ष था जिसमें इन्होंने 2 फिल्मों में भूमिकाएं की और जिन्हें हिंदी सिनेमा जगत में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म दीवार में मुख्य कलाकार की भूमिका की, जिसमें इनके साथ शशि कपूर, निरूपा रॉय और नीतू सिंह थीं, और इस फिल्म ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिलवाया। 1975 में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रहकर चौथे स्थान पर रही और इंडिया टाइम्स की मूवियों में बॉलीवुड की हर हाल में देखने योग्य शीर्ष 25 फिल्मों में भी नाम आया। 15 अगस्त 1975 को रिलीज शोले है और भारत में किसी भी समय की सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाली फिल्म बन गई है, जिसने 2 अरब 36 करोड़ 45 लाख रु शून्य कमाए, जो मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हैं। बच्चन ने इंडस्ट्री के कुछ शीर्ष के कलाकारों जैसे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, जया बच्चन और अमजद खान के साथ जयदेव की भूमिका अदा की थी।
1999 में बीबीसी इंडिया ने इस फिल्म को शताब्दी की फिल्म का नाम दिया और दीवार की तरह इसे इंडिया टाइम्स मूवियों में बॉलीवुड की शीर्ष 25 फिल्मों में शामिल किया। उसी साल 50वें वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कार के निर्णायकों ने एक विशेष पुरस्कार दिया जिसका नाम 50 सालों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म फिल्मफेयर पुरस्कार था। बॉक्स ऑफिस पर शोले जैसी फिल्मों की जबरदस्त सफलता के बाद बच्चन ने अब तक अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था और 1976 से 1984 तक उन्हें अनेक सर्वश्रेष्ठ कलाकार वाले फिल्मफेयर पुरस्कार और अन्य पुरस्कार एवं ख्याति मिली। हालांकि शोले जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड में उसके लिए पहले से ही महान एक्शन नायक का दर्जा पक्का कर दिया था, फिर भी बच्चन ने बताया कि वे दूसरी भूमिकाओं में भी स्वयं को ढाल लेते हैं और रोमांस फिल्मों में भी अग्रणी भूमिका कर लेते हैं, जैसे कभी कभी 1976 और कॉमेडी फिल्मों जैसे अमर अकबर एंथनी 1977 और इससे पहले भी चुपके चुपके 1975 में काम कर चुके हैं। 1976 में इन्हें यश चोपड़ा ने अपनी दूसरी फिल्म कभी कभी में साइन कर लिया। यह और एक रोमांस की फिल्म थी जिसमें बच्चन ने एक अमित मल्होत्रा के नाम वाले युवा कवि की भूमिका निभाई थी, जिसे राखी गुलजार द्वारा निभाई गई पूजा नामक एक युवा लड़की से प्रेम हो जाता है। इस बातचीत के भावनात्मक जोश और कोमलता के विषय अमिताभ की कुछ पहले की एक्शन फिल्मों तथा जिन्हें वे बाद में करने वाले थे की तुलना में प्रत्यक्ष कटाक्ष किया। इस फिल्म ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामित किया और बॉक्स ऑफिस पर यह एक सफल फिल्म थी। 1977 में इन्होंने अमर अकबर एंथनी में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। इस फिल्म में इन्होंने विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ एंथोनी गोंसाल्वेस के नाम से तीसरी अग्रणी भूमिका की थी। 1978 संभवतः इनके जीवन का सर्वाधिक प्रशंसनीय वर्ष रहा और भारत में उस समय की सबसे अधिक आय अर्जित करने वाली 4 फिल्मों में इन्होंने स्टार कलाकार की भूमिका निभाई। इन्होंने एक बार फिर कस्मे वादे जैसी फिल्मों में अमित और शंकर तथा डॉन में अंडरवर्ल्ड गैंग और उसके हमशक्ल विजय के रूप में दोहरी भूमिका निभाई। इनके अभिनय ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार दिलवाए और इनके आलोचकों ने त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में इनके अभिनय की प्रशंसा की तथा इन दोनों फिल्मों के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इस पड़ाव पर इस अप्रत्याशित दौड़ और सफलता के नाते इनके करियर में इन्हें फ्रेंकाइज ट्रूफोर्ट नामक निर्देशक द्वारा वन मेन इंडस्ट्री का नाम दिया। 1979 में पहली बार अमिताभ को मिस्टर नटवरलाल नामक फिल्म के लिए अपनी सहयोगी कलाकार रेखा के साथ काम करते हुए गीत गाने के लिए अपनी आवाज का उपयोग करना पड़ा। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, पुरुष पार्श्व गायक का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। 1979 में इन्हें काला पत्थर, 1979 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया और इसके बाद 1980 में राज खोसला द्वारा निर्देशित फिल्म दोस्ताना में दोबारा नामित किया गया, जिसमें इनके सह कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान थीं। दोस्ताना वर्ष 1980 की शीर्ष फिल्म साबित हुई। 1981 में इन्होंने यश चोपड़ा की नाटकीयता फिल्म सिलसिला में काम किया, जिसमें इनकी सहकलाकार के रूप में इनकी पत्नी जया और अफवाहों में इनकी प्रेमिका रेखा थीं। इस युग की दूसरी फिल्मों में राम बलराम 1980, शान 1980, लावारिस 1981 और शक्ति 1982 जैसी फिल्में शामिल थीं, जिन्होंने दिलीप कुमार जैसे अभिनेता से इनकी तुलना की जाने लगी थी। 1982 के दौरान कुली की शूटिंग के दौरान चोट। 1982 में कुली फिल्म में बच्चन ने अपने सह कलाकार पुनीत इस्सा के साथ एक फाइट की शूटिंग के दौरान अपनी आंतों को लगभग घायल कर लिया था। बच्चन ने इस फिल्म में स्टंट अपनी मर्जी से करने की छूट ले ली थी, जिसके एक सीन में इन्हें मेज पर गिरना था और उसके बाद जमीन पर गिरना था। हालांकि जैसे ही ये मेज की ओर कूदे तब मेज का कोना इनके पेट से टकराया, जिससे इनके आंतों को चोट पहुंची और इनके शरीर से काफी खून बह निकला था। इन्हें जहाज से फौरन स्प्लेनेक्टोमी के उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया और वहां ये कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे और कई बार मौत के मुंह में जाते जाते बचे। यह अफवाह भी फैल भी गई थी कि वे एक दुर्घटना में मर गए हैं और संपूर्ण देश में इनके चाहने वालों की भारी भीड़ इनकी रक्षा के लिए दुआएं करने में जुट गई थी। इस दुर्घटना की खबर दूर दूर तक फैल गई और यूके के अखबारों की सुर्खियों में छपने लगी, जिसके बारे में कभी किसने सुना भी नहीं होगा।
बहुत से भारतीयों ने मंदिरों में पूजा अर्चनाएं की और इन्हें बचाने के लिए अपने अंग अर्पण किए और बाद में जहां इनका उपचार किया जा रहा था उस अस्पताल के बाहर इनके चाहने वालों की मीलों लंबी कतारें दिखाई देती थी। तिस्पा भी इन्होंने ठीक होने में कई महीने ले लिए और उस साल के अंत में एक लंबे अरसे के बाद पुनः काम करना आरंभ किया। यह फिल्म 1983 में रिलीज हुई और आंशिक तौर पर बच्चन की दुर्घटना के असीम प्रचार के कारण बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। निर्देशक मनमोहन देसाई ने कुली फिल्म में बच्चन की दुर्घटना के बाद फिल्म के कहानी का अंत बदल दिया था। इस फिल्म में बच्चन के चरित्र को वास्तव में मृत्यु प्राप्त होनी थी, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट में परिवर्तन करने के बाद उसे अंत में जीवित दिखाया गया। देसाई ने इनके बारे में कहा था कि ऐसे आदमी के लिए यह कहना बिल्कुल अनुपयुक्त होगा कि जो असली जीवन में मौत से लड़कर जीता हो उसे पर्दे पर मौत अपना ग्रास बना ले। इस रिलीज फिल्म में पहले सीन के अंत को जटिल मोड़ पर रोक दिया गया था और उसके नीचे एक कैप्शन प्रकट होने लगा जिसमें अभिनेता के घायल होने की बात लिखी गई थी और इसमें दुर्घटना के प्रचार को सुनिश्चित किया गया था। बाद में ये मियास्थीनिया ग्रेविस में उलझ गए जो याकुली में दुर्घटना के चलते या तो भारी मात्रा में दवाई लेने से हुआ या इन्हें जो बाहर से अतिरिक्त रक्त दिया गया था इसके कारण हुआ। उनकी बीमारी ने उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर महसूस करने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने फिल्मों में काम करने से सदा के लिए छुट्टी लेने और राजनीति में शामिल होने का निर्णय किया। यही वह समय था जब उनके मन में फिल्म करियर के संबंध में निराशावादी विचारधारा का जन्म हुआ और प्रत्येक शुक्रवार को रिलीज होने वाली नई फिल्म के प्रत्युत्तर के बारे में चिंतित रहते थे। प्रत्येक रिलीज से पहले वह नकारात्मक रवैये में जवाब देते थे कि यह फिल्म तो फ्लॉप होगी। राजनीति 1984-1987। 1984 में अमिताभ ने अभिनय से कुछ समय के लिए विश्राम ले लिया और अपने पुराने मित्र राजीव गांधी की सपोर्ट में राजनीति में कूद पड़े। उन्होंने इलाहाबाद लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को इन्होंने आम चुनाव के इतिहास में 68.2% के मार्जिन से विजय दर्ज करते हुए चुनाव में हराया था। हालांकि इनका राजनीतिक करियर कुछ अवधि के लिए ही था, जिसके 3 साल बाद इन्होंने अपनी राजनीतिक अवधि को पूरा किए बिना त्याग दिया। इस त्यागपत्र के पीछे इनके भाई का बोफोर्स विवाद में अखबार में नाम आना था, जिसके लिए इन्हें अदालत में जाना पड़ा। इस मामले में बच्चन को दोषी नहीं पाया गया। उनके पुराने मित्र अमर सिंह ने इनकी कंपनी ABCL के फेल हो जाने के कारण आर्थिक संकट के समय इनकी मदद की। इसके बाद बच्चन ने अमर सिंह की राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी को सहयोग देना शुरू कर दिया। जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और राज्यसभा की सदस्य बन गई। बच्चन ने समाजवादी पार्टी के लिए अपना समर्थन देना जारी रखा, जिसमें राजनीतिक अभियान अर्थात प्रचार प्रसार करना शामिल था। इनकी इन गतिविधियों ने एक बार फिर मुसीबत में डाल दिया और इन्हें झूठे दावों के सिलसिलों में कि वे एक किसान है के संबंध में कानूनी कागजात जमा करने के लिए अदालत जाना पड़ा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि स्वयंभू प्रेस ने अमिताभ बच्चन पर प्रतिबंध लगा दिया था। स्टारडस्ट और कुछ अन्य पत्रिकाओं ने मिलकर एक संघ बनाया, जिसमें अमिताभ के शीर्ष पर रहते समय 15 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। इन्होंने अपने प्रकाशनों में अमिताभ के बारे में कुछ भी न छापने का निर्णय लिया। 1989 के अंत तक बच्चन ने उनके सेटों पर प्रेस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन वे किसी विशेष पत्रिका के खिलाफ नहीं थे। ऐसा कहा गया है कि बच्चन ने कुछ पत्रिकाओं को प्रतिबंधित कर रखा था क्योंकि उनके बारे में इनमें जो कुछ प्रकाशित होता रहता था उसे वे पसंद नहीं करते थे और इसी के चलते एक बार उन्हें इसका अनुपालन करने के लिए अपने विशेषाधिकार का भी प्रयोग करना पड़ा। मंदी के कारण और सेवानिवृत्ति 1988-1992। 1988 में बच्चन फिल्मों में 3 साल की छोटी सी राजनीतिक अवधि के बाद वापस लौट आए और शहंशाह में शीर्षक भूमिका की जो बच्चन की वापसी के चलते बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस वापसी वाली फिल्म के बाद इनकी स्टार पावर क्षीण होती चली गई क्योंकि इनकी आने वाली सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल होती रहीं। 1991 की हिट फिल्म हमसे ऐसा लगा कि ये वर्तमान प्रवृत्ति को बदल देगी, किंतु इनकी बॉक्स ऑफिस पर लगातार असफलता के चलते सफलता का यह क्रम कुछ पल का ही था।
उल्लेखनीय है कि हिट की कमी के बावजूद ये वह समय था जब अमिताभ बच्चन ने 1990 की फिल्म अग्निपथ में माफिया डॉन की यादगार भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। ऐसा लगता था कि अब ये वर्ष इनके अंतिम वर्ष होंगे, क्योंकि अब इन्हें केवल कुछ समय के लिए ही पर्दे पर देखा जा सकेगा। 1992 में खुदागवाह के रिलीज होने के बाद बच्चन ने अगले 5 वर्षों के लिए अपने आधे रिटायरमेंट की ओर चले गए। 1994 में इनके देर से रिलीज होने वाली कुछ फिल्मों में से एक फिल्म इंसानियत रिलीज तो हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। निर्माता और अभिनय की वापसी 1996-1999। अस्थायी सेवानिवृत्ति की अवधि के दौरान बच्चन निर्माता बने और अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की। ABCL 1996 में वर्ष 2000 तक 10 बिलियन रुपए लगभग 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर वाली मनोरंजन की एक प्रमुख कंपनी बनने का सपना देखा। ABCL की रणनीति में भारत के मनोरंजन उद्योग के सभी वर्गों के लिए उत्पाद एवं सेवाएं प्रचलित करना था। इसके ऑपरेशन में मुख्य धारा की व्यावसायिक फिल्म उत्पादन और वितरण, ऑडियो और वीडियो कैसेट डिस्क उत्पादन और विपणन के टेलीविजन सॉफ्टवेयर, हस्ती और इवेंट प्रबंधन शामिल था। 1996 में कंपनी के आरंभ होने के तुरंत बाद कंपनी द्वारा उत्पादित पहली फिल्म तेरे मेरे सपने थी, जो बॉक्स ऑफिस पर विफल रही, लेकिन अरशद वारसी दक्षिण और फिल्मों के सुपरस्टार सिमरन जैसे अभिनेताओं के करियर के लिए द्वार खोल दिए। ABCL ने कुछ फिल्में बनाई, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म कमाल नहीं दिखा सकी। 1997 में ABCL द्वारा निर्मित मृत्युदाता फिल्म से बच्चन ने अपने अभिनय में वापसी का प्रयास किया। यद्यपि मृत्युदाता ने बच्चन की पूर्व एक्शन हीरो वाली छवि को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन ABCL के उपक्रम वाली फिल्म थी और विफलता दोनों के आर्थिक रूप से गंभीर है। ABCL 1997 में बंगलौर में आयोजित 1996 की मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का प्रमुख प्रायोजक था और इसके खराब प्रबंधन के कारण इसे करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। इस घटनाक्रम और ABCL के चारों ओर कानूनी लड़ाइयों और इस कार्यक्रम के विभिन्न गठबंधनों के परिणामस्वरूप यह तथ्य प्रकट हुआ कि ABCL ने अपने अधिकांश उच्च स्तरीय प्रबंधकों को जरूरत से ज्यादा भुगतान किया है, जिसके कारण वर्ष 1997 में वह वित्तीय और क्रियाशील दोनों तरीके से ध्वस्त हो गई। कंपनी प्रशासन के हाथों में चली गई और बाद में इसे भारतीय उद्योग मंडल द्वारा असफल करार दे दिया गया। अप्रैल 1999 में मुंबई उच्च न्यायालय ने बच्चन को अपने मुंबई वाले बंगला प्रतीक्षा और 2 फ्लैटों को बेचने पर तब तक रोक लगा दी जब तक कैनरा बैंक की राशि के लौटाए जाने वाले मुकदमे का फैसला न हो जाए। बच्चन ने हालांकि दलील दी कि उन्होंने अपना बंगला सहारा इंडिया फाइनेंस के पास अपनी कंपनी के लिए कोष बनाने के लिए गिरवी रख दिया है। बाद में बच्चन ने अपने अभिनय के करियर को संवारने का प्रयास किया, जिसमें उसे बड़े मियां छोटे मियां 1998 से औसत सफलता मिली और सूर्यवंशम 1999 से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई, लेकिन तथापि मान लिया गया कि बच्चन की महिमा के दिन अब समाप्त हुए, चूंकि उनके बाकी सभी फिल्में जैसे लाल बादशाह 1999 और हिंदुस्तान की कसम 1999 बॉक्स ऑफिस पर विफल रही हैं। टेलीविजन करियर। कौन बनेगा करोड़पति 5 के प्रास सम्मेलन के समय अमिताभ बच्चन। वर्ष 2000 में अमिताभ बच्चन ने ब्रिटिश टेलीविजन शो के खेल हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर को भारत में अनुकूलन हेतु कदम बढ़ाया। शीर्षक कौन बनेगा करोड़पति। जैसा कि यह अधिकांशतः अन्य देशों में चला था, कार्यक्रम को तत्काल और गहरी सफलता मिली, जिसमें बच्चन के करिश्मे का भी छोटे रूप में योगदान था। यह माना जाता है कि बच्चन ने इस कार्यक्रम के संचालन के लिए साप्ताहिक प्रकरण के लिए अत्यधिक 25 लाख रुपए 5 लाख रुपए भारतीय अमेरिकी डॉलर लगभग 60,000 लिए थे, जिसके कारण बच्चन और उनके परिवार को नैतिक और आर्थिक दोनों रूप से बल मिला। इससे पहले ABCL के बुरी तरह असफल हो जाने से अमिताभ को गहरे झटके लगे थे। नवंबर 2000 में कैनरा बैंक ने भी इनके खिलाफ अपने मुकदमे को वापस ले लिया। बच्चन ने KBC का आयोजन नवंबर 2005 तक किया और इसकी सफलता ने फिल्म की लोकप्रियता के प्रति इनके द्वार फिर से खोल दिए। सत्ता में वापस लौटे। 2000 वर्तमान। मोहब्बतें 2000 फिल्म में स्क्रीन के सामने शाहरुख खान के साथ सह कलाकार के रूप में वापस लौट आए।
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने हिंदी फिल्म ब्लैक में अमिताभ के अभिनय के लिए वर्ष 2005 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार दिया। सन 2000 में अमिताभ बच्चन जब आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित यश चोपड़ा की बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म मोहब्बतें में भारत की वर्तमान धड़कन शाहरुख खान के चरित्र में एक कठोर की भूमिका की, तब इन्हें अपना खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त हुआ। दर्शक ने बच्चन के काम की सराहना की है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे चरित्र की भूमिका निभाई जिसकी उम्र उनकी स्वयं की उम्र जितनी थी और अपने पूर्व के एंग्री यंग मैन वाली छवि जो अब नहीं है कि युवा व्यक्ति से मिलती जुलती भूमिका थी। इनकी अन्य सफल फिल्मों में बच्चन के साथ एक बड़े परिवार के पितृपुरुष के रूप में प्रदर्शित होने में एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव 2001, कभी खुशी कभी गम 2001 और बागबान 2003 हैं। एक अभिनेता के रूप में इन्होंने अपनी प्रोफाइल के साथ मेल खाने वाले चरित्रों की भूमिकाएं करनी जारी रखी तथा अक्स 2001, आंखें 2002, खाकी 2004, देव 2004 और ब्लैक 2005 जैसी फिल्मों के लिए इन्हें अपने आलोचकों की प्रशंसा भी प्राप्त हुई। इस पुनरुत्थान का लाभ उठाकर अमिताभ ने बहुत से टेलीविजन और बिलबोर्ड विज्ञापनों में उपस्थिति देकर विभिन्न किस्मों के उत्पाद एवं सेवाओं के प्रचार के लिए कार्य करना आरंभ कर दिया। 2005 और 2006 में उन्होंने अपने बेटे अभिषेक के साथ बंटी और बबली, 2005 द गॉडफादर, श्रद्धांजलि सरकार 2005 और कभी अलविदा ना कहना 2006 जैसी हिट फिल्मों में स्टार कलाकार की भूमिका की। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अत्यधिक सफल रहीं। 2006 और 2007 के शुरू में रिलीज उनकी फिल्मों में बाबुल 2006 और एकलव्य निशब्द 2007 बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं, किंतु इनमें से प्रत्येक में अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों से सराहना मिली। इन्होंने चंद्रशेखर नागाथाहली द्वारा निर्देशित कन्नड़ फिल्म अमृतधारा में मेहमान कलाकार की भूमिका की है। मई 2007 में इनकी 2 फिल्मों में से एक चीनी कम और बहु अभिनीत शूटआउट एट लोखंडवाला रिलीज हुई। शूटआउट एट लोखंडवाला बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी रही और भारत में इसे हिट घोषित किया गया और चीनी कम ने धीमी गति से आरंभ होते हुए कुल मिलाकर औसत हिट का दर्जा पाया। अगस्त 2007 में 1975 की सबसे बड़ी हिट फिल्म शोले की रीमेक बनाई गई और उसे राम गोपाल वर्मा की आग शीर्षक से जारी किया गया। इसमें इन्होंने बब्बन सिंह मूल गब्बर सिंह के नाम से खलनायक की भूमिका अदा की, जिसे स्वर्गीय अभिनेता अमजद खान द्वारा 1975 में मूल रूप से निभाया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद नाकाम रही और आलोचना करने वालों ने भी इसकी कठोर निंदा की। उनकी पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्म ऋतुपर्णा घोष द लास्ट ईयर का वर्ष 2007 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 9 सितंबर 2007 को प्रीमियर लॉन्च किया गया। इन्हें अपने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं, जिन्होंने स्वागत के रूप में ब्लैक में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद से अब तक सराहना की है। बच्चन शांताराम नामक शीर्षक वाली एवं मीरा नायर द्वारा निर्देशित फिल्म में सहायक कलाकार की भूमिका करने जा रहे हैं, जिसके सितारे हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप हैं। इस फिल्म का फिल्मांकन फरवरी 2008 में शुरू होना था, लेकिन लेखक की हड़ताल की वजह से इस फिल्म को सितंबर 2008 में फिल्मांकन हेतु टाल दिया गया। 9 मई 2008 भूतनाथ फिल्म में इन्होंने भूत के रूप में शीर्षक भूमिका की, जिसे रिलीज किया गया। जून 2008 में रिलीज हुई उनकी नवीनतम फिल्म सरकार राज, जो उनकी वर्ष 2005 में बनी फिल्म सरकार का परिणाम है। स्वास्थ्य 2005 अस्पताल में भर्ती। नवंबर 2005 में अमिताभ बच्चन को एक बार फिर लीलावती अस्पताल की आईसीयू में विप्तिशोथ की छोटी आंत की सर्जरी लिए भर्ती किया गया। उनके पेट में दर्द की शिकायत के कुछ दिन बाद ही ऐसा हुआ। इस अवधि के दौरान और ठीक होने के बाद उसकी ज्यादातर परियोजनाओं को रोक दिया गया, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति का संचालन करने की प्रक्रिया भी शामिल थी। भारत भी मानो मूक बना हुआ यथावत जैसा दिखाई देने लगा था और इनके चाहने वालों एवं प्रार्थनाओं के बाद देखने के लिए एक के बाद एक हस्ती देखने के लिए आती थीं। इस घटना के समाचार संतृप्त कवरेज भर अखबारों और टीवी समाचार चैनल में फैल गए। अमिताभ मार्च 2006 में काम करने के लिए वापस लौट आए। आवाज। बच्चन अपनी जबरदस्त आवाज के लिए जाने जाते हैं।
वे बहुत से कार्यक्रमों में एक वक्ता, पार्श्व गायक और प्रस्तोता रह चुके हैं। बच्चन की आवाज से प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में इनकी आवाज का उपयोग कमेंटरी के लिए करने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उन्हें इनके लिए कोई उपयुक्त भूमिका नहीं मिला था। फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले बच्चन ने ऑल इंडिया रेडियो में समाचार उद्घोषक नामक पद हेतु नौकरी के लिए आवेदन किया, जिसके लिए इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विवाद और आलोचना। बाराबंकी भूमि प्रकरण के लिए भागदौड़। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2007। अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म बनाई जिसमें मुलायम सिंह सरकार के गुणगानों का बखान किया गया था। उसका समाजवादी पार्टी मार्ग था और मायावती सत्ता में आई। 2 जून 2007 फैजाबाद अदालत ने इन्हें आदेश दिया कि इन्होंने भूमिहीन दलित किसानों के लिए विशेष रूप से आरक्षित भूमि को अवैध रूप से अधिग्रहित किया है। जालसाजी से संबंधित आरोपों के लिए इनकी जांच की जा सकती है। जैसा कि उन्होंने दावा किया कि उन्हें कथित तौर पर एक किसान माना जाए, यदि वह कहीं भी कृषि भूमि के स्वामी के लिए उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तब इन्हें 20 एकड़ फार्म हाउस की भूमि को खोना पड़ सकता है, जो उन्होंने मावल पुणे के निकट खरीदी थी। 19 जुलाई 2007 के बाद घिटाला खुलने के बाद बच्चन ने बाराबंकी उत्तर प्रदेश और पुणे में अधिग्रहण की गई भूमि को छोड़ दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को उनके तथा उनके पुत्र अभिषेक बच्चन द्वारा पुणे में अवैध रूप से अधिग्रहण भूमि को दान करने के लिए पत्र लिखा। हालांकि लखनऊ की अदालत ने भूमि दान पर रोक लगा दी और कहा कि इस भूमि को पूर्व स्थिति में ही रहने दिया जाए। 12 अक्टूबर 2007 को बच्चन ने बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव की इस भूमि के दावे को छोड़ दिया। 11 दिसंबर 2007 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बाराबंकी जिले में इन्हें अवैध रूप से जमीन आवंटित करने के मामले में हरी झंडी दे दी। बच्चन को हरी झंडी देते हुए लखनऊ की एकल खंडपीठ के न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिनसे प्रमाणित हो कि अभिनेता ने राजस्व अभिलेखों में स्वयं के द्वारा कोई हेराफेरी अथवा फेरबदल किया हो। बाराबंकी मामले में अपने पक्ष में सकारात्मक फैसला सुनने के बाद बच्चन ने महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया कि पुणे जिले की मारवल तहसील में वे अपनी जमीन का आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं हैं। राज ठाकरे की आलोचना। जनवरी 2008 में राजनीतिक रैलियों पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अमिताभ बच्चन को अपना निशाना बनाते हुए कहा कि ये अभिनेता महाराष्ट्र की तुलना में अपनी मातृभूमि के प्रति अधिक रुचि रखते हैं। उन्होंने अपनी बहु अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम पर लड़कियों का एक विद्यालय महाराष्ट्र के बजाय उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में उद्घाटन के लिए अपनी नामंजूरी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमिताभ के लिए राज की आलोचना, जिसकी वह प्रशंसा करते हैं, अमिताभ के पुत्र अभिषेक का ऐश्वर्या के साथ हुए विवाह में आमंत्रित न किए जाने के कारण उत्पन्न हुई, जबकि उनसे अलग रह रहे चाचा बाल और चचेरे भाई उद्धव को आमंत्रित किया गया था। राज के आरोपों के जवाब में अभिनेता की पत्नी जया बच्चन, जो सपा सांसद हैं, ने कहा कि वे बच्चन परिवार मुंबई में एक स्कूल खोलने की इच्छा रखते हैं, बशर्ते एमएनएस के नेता उन्हें इसका निर्माण करने के लिए भूमि दान करें। उन्होंने मीडिया से कहा, मैंने सुना है कि राज ठाकरे के पास महाराष्ट्र में मुंबई में कोहिनूर मिल की बड़ी संपत्ति है। यदि वे भूमि दान देना चाहते हैं तब हम यहाँ ऐश्वर्या राय के नाम पर एक स्कूल चला सकते हैं। इसके बावजूद अमिताभ ने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बाल ठाकरे ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन एक खुले दिमाग वाला व्यक्ति है और महाराष्ट्र के लिए उनके मन में विशेष प्रेम है, जिन्हें कई अवसरों पर देखा जा चुका है। इस अभिनेता ने अक्सर कहा है कि महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई ने उन्हें महान प्रसिद्धि और स्नेह दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे आज जो कुछ भी हैं, इसका श्रेय जनता द्वारा दिए गए प्रेम को जाता है। मुंबई के लोगों ने हमेशा उन्हें एक कलाकार के रूप में स्वीकार किया है। उनके खिलाफ इस प्रकार के संकीर्ण आरोप लगाना नितांत मूर्खता होगी। दुनिया भर में सुपरस्टार अमिताभ है। दुनिया भर के लोग उनका सम्मान करते हैं। इसे कोई भी नहीं भुला सकता है। अमिताभ को इन घटिया आरोपों की उपेक्षा करनी चाहिए और अपने अभिनय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार अमिताभ की राज के द्वारा की गई गणना के अनुसार, जिनकी उन्हें तारीफ करते हुए बताया जाता है,
को बड़ी निराश हुई जब उन्हें अमिताभ के बेटे अभिषेक की ऐश्वर्या के साथ विवाह में आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि उनके रंजिशदा चाचा बाल और चचेरे भाई उद्धव को आमंत्रित किया गया था। मार्च 23, 2008 को राज की टिप्पणियों के लगभग 1.5 महीने बाद अमिताभ ने एक स्थानीय अखबार को साक्षात्कार देते हुए कह दिया कि अकस्मात लगाए गए आरोप अकस्मात ही लगते हैं और उन्हें ऐसे किसी विशेष ध्यान की जरूरत नहीं है जो आप मुझसे अपेक्षा रखते हैं। इसके बाद 28 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी के एक सम्मेलन में जब उनसे पूछा गया कि प्रवास विरोधी मुद्दे पर उनकी क्या राय है, तब अमिताभ ने कहा कि यह देश में किसी भी स्थान पर रहने का एक मौलिक अधिकार है और संविधान ऐसा करने की अनुमति देता है। उन्होंने यह भी कहा था कि वे राज की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं है। पनामा पेपर्स के बाद पैराडाइज पेपर्स में भी अमिताभ बच्चन का नाम KBC 1 के बाद विदेशी कंपनी में लगाया था पैसा। पुरस्कार, सम्मान और पहचान। अमिताभ बच्चन को सन 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 2002 किशोर कुमार सम्मान। 2019 दादा साहब फाल्के। फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख, अमिताभ बच्चन फिल्मोग्राफी। अभिनेता, अधिक जानकारी वर्ष, फिल्म। निर्माता, तेरे मेरे सपने 2015। उलासाम तमिल 1997। मृत्युदाता 1997। मेजर साब 1998। टक्स 2001। विरुद्धर 2005। परिवार टायर्स ऑफ ब्लड 2006। पार्श्व गायक, द ग्रेट गैम्बलर, मी शून्य नटवरलाल, लावारिस 1981। नसीब 1981। सिलसिला 1981। महान 1983। पुकार 1983। शराबी 1984। तूफान 1989। जादूगर 1989। खुदागवाह 1992। मेजर साब 1998। सूर्यवंशम 1999। टक्स 2001। कभी खुशी कभी गम 2001। आंखें 2002। फिल्म 2002। अरमान 2003। बागबान 2003। देव 2004। एतबार 2004। बाबुल 2006। निशब्द 2007। चीनी कम 2007। भूतनाथ 2008। इन्हें भी देखें। अमिताभ बच्चन का परिवार। 1. हरिवंश राय बच्चन पिताजी। 2. तेजी बच्चन माता। 3. अभिषेक बच्चन पुत्र। 4. जया बच्चन पत्नी। 5. श्वेता बच्चन पुत्री। 6. आराध्या बच्चन नात। 7. ऐश्वर्या राय पुत्र वधू। 8. अजिताभ बच्चन।